वी शैल स्टडी अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट, प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को हर क्लास में मोस्टली आप लोग पढ़ते हैं। तो इनके सभी के जो प्रयोग हैं प्रीपोजिशन का, उनका एक निश्चित एक सिचुएशन, एक कंडीशन में प्रयोग होता है। जैसे कि आप प्रीपोजिशन की एक डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पूर्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स का जो प्रयोग आप पढ़ते हैं वो केवल आर्टिकल आपके नाउन से ही पूर्व होते हैं। वो भी सभी नाउन से पूर्व नहीं होते आर्टिकल, वो भी कुछ पर्टिकुलर जो नाउन है उनसे ही पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन प्रीपोजिशन में ये शर्त नहीं है। प्रीपोजिशन आपका किसी भी नाउन से पूर्व हो सकता है, चाहे वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कोई भी हो सकता है और कोई भी प्रोनाउन हो सकता है आपका। तो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नाउन और प्रोनाउन से पूर्व करेंगे ही। और एक चीज़ और हम इसमें समझ लेते हैं, भले ही आपको डेफिनेशन में कहीं वो न मिले, लेकिन हम अपनी समझ से ये देखते हैं कि ये भी बात है कि ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू क्लियर द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। ये बात हम जान लें क्या कि ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू क्लियर द सेंस ऑफ ए सेंटेंस, कि एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम वाक्य में कुछ भाव, देखिए हर प्रीपोजिशन का अपना एक अलग प्रयोग है, एक अलग रूल उसका फॉलो होता है। तो ये भी है कि कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन आपको मिलेंगे कि जिनका प्रयोग वाक्य में कुछ जो भाव हैं वो छुपे हुए होते हैं, जो उसकी नाउन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो हम ये भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में कुछ भाव छुपे हुए हैं उनको स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, ओरली लेते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूँगा। मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूँगा। और हम इस सेंटेंस को जैसे लिखें यहाँ पर कि आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू द फादर। ओके, आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू द फादर। ये इसमें अगेंस्ट की पोजीशन है, इसके मीन्स विरुद्ध है। आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूँगा। तो अब देखिए आप, इसमें विरुद्ध शब्द कोई प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, लेकिन सेंटेंस में ये भाव छुपा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध पिताजी से शिकायत करूँगा। आपके अगेंस्ट हो रही है, लेकिन अगेंस्ट का कोई शब्द उसमें प्रयोग नहीं हुआ है। आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू द फादर। तो ये बात आती है कि कुछ भाव ऐसे भी हैं सेंटेंस में जो आपके प्रीपोजिशन के द्वारा स्पष्ट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं साधारण सा, आई गो टू स्कूल। ठीक, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं, चाहे ये लिख लीजिए आप, या आप लिख दीजिए मैं विद्यालय को जाता हूं। सेंटेंस में को शब्द का प्रयोग हो न हो, लेकिन आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा गो के बाद। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सेंटेंस में कुछ न कुछ भाव है, जिस कारण से इसमें हमको साइलेंट रूप से एक भाव को देखते हुए टू का प्रयोग करना पड़ा है। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। हम जो मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है, तो हम ये जो बात कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन सबसे पहले हम उनको लेते हैं। तो हमारा जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो है एट। तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे?
इसका प्रयोग कई स्थानों पर होगा। इसके कई नियम हैं, जैसे कि एट का सबसे पहला नियम है आपका एट प्रीपोजिशन। आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखते जाइए। एट प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। पहला नियम हो गया हमारा कि एट प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग आपका डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु से पूर्व होगा। अब निश्चित समय बिंदु कौन सा है? निश्चित समय बिंदु है जैसे आपके एट 2 o'clock, एट 4 o'clock, या एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट 9 एक्सेट्रा। ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इनसे पूर्व हमेशा आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे सरला रीड्स ए नोवेल। सरला रीड्स ए नोवेल एट 2 o'clock। ठीक, आपका एट का प्रयोग हो गया। मीरा प्लेज हॉकी एट इवनिंग। तो सरला रीड से नोवेल एट 2 o'clock, या टाइम से पूर्व हो रहा है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है 2 o'clock। मीरा प्लेज हॉकी एट इवनिंग, ये डेफिनेट टाइम है एट मॉर्निंग, इससे पूर्व हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं एट का प्रयोग। एक तो ये हो गया हमारा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। अब दूसरा है हमारा, इसे भी नोट करिए नियम को, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस। छोटे स्थानों के नाम से पूर्व आप एट का प्रयोग करेंगे। छोटे स्थान से पूर्व कैसे करेंगे? जैसे छोटा स्थान है हमारा स्टेशन है, बस स्टैंड है, डोर है, होम है, विलेज का नाम है, किसी टाउन का नाम है, ये सब स्मॉल प्लेसेस में ही आएंगे और इनसे पूर्व आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। जैसे हम इसका लेते हैं, स्मॉल प्लेसेस जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में कि मीरा इज वेटिंग फॉर फादर एट द स्टेशन। Meera is waiting for father at the station. At the station, at the platform, platform number 9, at home, at door. और जैसे एग्जाम्पल, चाहे वो डोर हो, जैसे द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, छोटा स्थान है। एट डोर आएगा, एट होम आएगा, एट स्टेशन आएगा, एट प्लेटफार्म आएगा। किसी गांव का नाम है तो उससे पूर्व भी आप एट लाओगे, टाउन का नाम है उससे पूर्व लाओगे, और यहाँ तक कि जो शहर हैं बड़े उनसे पूर्व भी एट लाओगे, जैसे एट कानपुर है, एट इलाहाबाद है, तो इनसे पूर्व भी आप एट का प्रयोग करोगे। तीसरे प्रयोग पर आते हैं, ये दो हो गए हमारे, एक छोटे स्थानों से पूर्व हो गया, एक हमारा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व हो गया। अब तीसरा प्रयोग है हमारा स्मॉल प्रोग्राम्स। नोट कर लीजिए तीसरा प्रयोग, स्मॉल प्रोग्राम्स। एट इज यूज बिफोर द स्मॉल प्रोग्राम्स। छोटे कार्यक्रमों से पूर्व भी आप एट का प्रयोग करेंगे। अब छोटे कार्यक्रम कौन से हैं? छोटे कार्यक्रम कौन से हैं? जैसे बर्थडे है आपका, मैरिज पार्टी है,
कल्चरल प्रोग्राम है जिसे आप पर्सनली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे सब स्मॉल प्रोग्राम्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यू इनवाइट योर फ्रेंड्स एट योर बर्थडे। यू इनवाइट योर फ्रेंड्स एट योर बर्थडे। आप अपने मित्रों को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हैं, तो आपने यहाँ पर एट का प्रयोग किया है। एट मैरिज हो, यू इनवाइट योर फ्रेंड्स एट योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, वहाँ भी ये स्मॉल प्रोग्राम है, उससे पूर्व एट आएगा। 3 प्रयोग हो गए आपके, स्मॉल प्रोग्राम हो गया, स्मॉल प्लेसेस हो गए और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। चौथा प्रयोग है एट का आपका, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रयोग हैं एट के, हम वो सब पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन केंद्रीयकरण। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? केंद्रीकरण। जब हम अपनी दृष्टि को किसी बिंदु या लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, जैसे आप श्यामपट्ट पर देख रहे हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो आप जब किसी लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करोगे तो उससे पूर्व भी आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। जैसे शिकारी ने शेर पर निशाना साधा, जैसे द लायन द हंटर एम्ड एट द लायन। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जब हंटर की जो कंसंट्रेशन है, जो उसका केंद्रीकरण है, उसकी जो दृष्टि है वो किस पर है? लाइन पर है। दृष्टि को केंद्रित किया, इससे पूर्व भी हटाया है। तो स्टूडेंट से याद रखिए आप कि इन 4 कंडीशंस में हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 कौन सा था? नंबर था पहला हमारा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था? एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट 2 o'clock, एट 4 o'clock, जितने भी बजे होंगे उन सब से पूर्व आप एट का प्रयोग होगा जहाँ भी ये वाक्य सेंटेंस में होंगे। आपको याद रखना है कि जब आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स देता है या आपको कोई भी आपको यदि मान लीजिए इनकरेक्ट सेंटेंस देता है, तो आपको ये देख लेना है कि जहाँ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है। दूसरा आपको हमने बताया था स्मॉल प्लेसेस। अब देखिए, आप जो भी प्रीपोजिशन का जिस नाउन से पूर्व प्रयोग कर रहे हैं उससे पूर्व आपको देखना होगा कि ये कोई छोटा स्थान है, और जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, हम स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो जो भी छोटा स्थान होगा उस स्थान को भी शो करने के लिए आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये दूसरा हो गया, याद रखना कि स्मॉल प्लेसेस से पूर्व आप एट का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रयोग हमारे स्मॉल प्रोग्राम थी। स्मॉल प्रोग्राम से मतलब होता है हमारा जिनको हम पर्सनली सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे है, अब कोई बड़े लेवल पर तो है नहीं कि पूरा देश हमारे जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगा। अब वो जो बिग प्रोग्राम्स हैं, वो बिग प्रोग्राम्स से जैसे रिपब्लिक डे है आपका, पूरा देश मनाता है, पूरा नेशन का होता है रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे होता है, ईद होती है, दीपावली होती है, होली होती है, ये सब जो है बिग फेस्टिवल हैं, बड़े प्रोग्राम्स हैं। इनसे पूरा आप एट का प्रयोग नहीं करोगे, वो इनकरेक्ट होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि एट का प्रयोग स्मॉल प्रोग्राम से पूर्व ही करना है। इन 4 कंडीशन में आप एट का प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारे ये प्रीपोजिशन एट के 4 प्रयोग हो गए, इसके अलावा और कहीं प्रयोग नहीं होगा, और वो भी जहाँ भी होगा हम वो आगे कुछ निश्चित जो आपके इंग्लिश के मीनिंग होंगे उनको फॉलो करेगा एट। जैसे सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग होता है, वो फॉलो करता है डेफिनेटली, वहाँ रूल के आधार पर नहीं होता है। तो हम वो चीज़ भी आगे पूरी एक सूची पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन निश्चित वर्ड को इंग्लिश को फॉलो करते हैं और कौन कौन से प्रीपोजिशन रूल्स के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। तो एक हमारा एट का प्रयोग हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं। तो अब दूसरा प्रीपोजिशन है हमारा, एट का भी हमने नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं हम फ्रॉम। फ्रॉम से मतलब है से। फ्रॉम प्रीपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है
कि देखिए जो फ्रॉम है इसके माने हिंदी में यदि आप देखोगे तो से है, और बहुत सारे अभी और प्रीपोजिशन हैं जिनके माने से आएगा, जैसे थ्रो के माने भी से होता है, ऑफ के माने भी से आएगा, ओ डबल एफ ऑफ, एक ऑफ ओ एफ उसके माने भी से है, उसका भी नियम हम पढ़ेंगे। ओ डबल एफ ऑफ के माने भी से है, उसका भी नियम पढ़ेंगे। सिंस फॉर भी से शब्द के लिए ही शो करता है। तो फ्रॉम, सिंस, फॉर, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, थ्रो और कई आएंगे, उन सब के माने से ही है। अब हर से का शब्द का जो मीनिंग है वो सब अलग कंडीशन में, जो प्रीपोजिशन है वो अलग कंडीशन में आएगा। अब से की अंग्रेजी फ्रॉम कब प्रयोग होगी, से की अंग्रेजी थ्रो कब प्रयोग होगी, ये सभी अलग अलग कंडीशन में प्रीपोजिशन प्रयोग होंगे, लेकिन इनके माने से ही होगा। जैसे यहाँ पर हम फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम के माने से है यहाँ, और इसका नियम है आपका, इसे नोट कर लीजिए आप, फ्रॉम का सेपरेशन। तो स्टूडेंट सेपरेशन, अब इससे मतलब सेपरेशन क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके अलग होगी। जैसे मान लीजिए गति करके अलग, तुम अलीगढ़ से आगरा गए, अलग हो रहे हैं। यू वेंट टू आगरा फ्रॉम अलीगढ़। तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी, समझिए, तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी तो पुस्तक बाजार से अलग हो रही है। यू बॉट ए बुक फ्रॉम मार्केट। तो फ्रॉम का प्रयोग हुआ, तुम कमरे से बाहर आए, तुम घर से स्टेशन पर पहुंचे। तो आप जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गति करके जाओगे, एक स्थान से अलग हो जाओगे, या एक वस्तु एक स्थान को चेंज कर दूसरे स्थान पर चली जाएगी छोड़कर, तो वहाँ पर आप से की अंग्रेजी फ्रॉम प्रीपोजिशन के रूप में लाओगे। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो आपने इसका फ्रॉम का रूल आप नोट कर लीजिए, नहीं किया है तो ये लिख दीजिए आप कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके अलग हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके अलग हो तो से की अंग्रेजी फ्रॉम आती है। ये आप नोट कर लीजिए। और अब आते हैं हम इसका एग्जाम्पल पर, जैसे यू बॉट ए बुक फ्रॉम मार्केट। यू बॉट ए बुक फ्रॉम मार्केट, देख लीजिए आप, फ्रॉम प्रीपोजिशन का हुआ अलग होगा। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम नियम बता रहे हैं कि देखिए से की अंग्रेजी अभी हम बोल रहे थे कि ऑफ भी आती है, तो वो कैसे होगी? ऑफ के माने भी से है, कायदा तो कहता है फ्रॉम ही आनी चाहिए, लेकिन ऑफ आती है, क्यों? आप देखिए, एक शब्द है आउट, और आउट के बाद यदि कहीं फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग आता है तो आप आउट के बाद कभी भी फ्रॉम नहीं लाओगे, वहाँ फ्रॉम के स्थान पर आप ऑफ का प्रयोग करोगे से की अंग्रेजी के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, तुमको विद्यालय से निष्कासित किया जाता है, तुमको विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। यू आर टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल। यू आर टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल, तुमको विद्यालय से निष्कासित किया जा रहा है। विद्यालय से निष्कासित, विद्यालय से अलग हो रहे हो। कायदा कहता है यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि आउट के बाद कभी भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, आउट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। आप इसको याद रखिए कि आउट के बाद हमेशा ऑफ का होगा, चाहे वो ऑप्शन से आपको पिक आउट करा रहा है या आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा है, ये चीज़ याद रखिए। तो ये फ्रॉम का आप प्रयोग समझ गए आप
कि अलग होने के साथ होगा, और ये भी चीज़ हम समझ गए कि ऑफ के रूप में भी से शब्द का जो मीनिंग आता है उसके रूप में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा हमारा प्रीपोजिशन है, तीसरा प्रीपोजिशन है हमारा अपॉन। अब अपॉन प्रीपोजिशन क्या है, देखिए, अपॉन, अपॉन इसके माने हिंदी में देखा जाए तो ऊपर ही है, इसके माने भी, ऑन का भी ऊपर होता है, इसके माने भी ऊपर ही, लेकिन इसका प्रयोग और ऑन का प्रयोग बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। यहां पर पहले हम समझ लेते हैं अपॉन प्रीपोजिशन का, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, इसका नियम आप नोट कर लीजिए। अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम जब करेंगे जब कोई वस्तु गति करके ऊपर की ओर जाएगी। गति करके ऊपर की ओर जाएगी मतलब क्या हुआ, तो गति से मतलब है जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं चढ़कर, सैनिक मान लीजिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, वृक्ष के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, गति के साथ आप ऊपर जा रहे हैं, अप और ऑन। आप समझ गए होंगे कि ऑन का आधार के साथ प्रयोग होता है, हम अभी नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे प्रयोग ऑन का, और अप ऊपर की ओर संकेत करता है। तो जब गति के साथ ऊपर जाया जाए तो वहाँ अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल से आप समझ जाइए, केवल एक ही इसका प्रयोग है अपॉन का, गति के साथ ऊपर जाने के लिए, जैसे यू क्लाइम अपॉन द बनियन ट्री, अपॉन द स्टेयर्स, अपॉन द बनियन ट्री, अपॉन हिल, गति के साथ ऊपर जा रहे हैं आप, अपॉन का प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी बात थी अपॉन प्रीपोजिशन में। नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रीपोजिशन हम लेते हैं इन और इनटू। इन और इनटू दोनों का मीनिंग देखा जाए तो एक ही है, मैं। इन और इनटू का माने एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग हैं। आपको जब करेक्शन में देगा वो, तो करेक्शन में आपको इनकी जगह इनटू देगा, इनटू की जगह इन देगा, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इनटू का प्रयोग हम कब करेंगे और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कब करेंगे। तो पहले हम इसका रूल नोट कर लेते हैं, आप इनका नियम नोट कर लीजिए कि इनका प्रयोग आप कब करेंगे। तो इनका प्रयोग होगा जब एक वस्तु, आप नोट कर लीजिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर हो, स्थिर से मतलब है जैसे मान लीजिए पिताजी कमरे में बैठे हुए हैं, अंदर हो गया, एक दायरे में हो गया, तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, राम के घर में एक पुराना नीम का वृक्ष है, तो नीम का वृक्ष घर के अंदर है, एक दायरे में है, स्थिर है, तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, तुम्हारे थैले में पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे बस इतना समझ लीजिए कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर होगी तो वहाँ इन होगा, और इनटू का प्रयोग होगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में गति करके प्रवेश करेगी। तो गति के साथ होगा जब एक दायरे से दूसरे दायरे में जाएगी। जैसे मान लीजिए तुम पुल से नदी में कूदते हो, तुम पुल से नदी में कूदते हो, यू जंप इन टू द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। देख लीजिए फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम से, पुल से, तो से के लिए भी फ्रॉम प्रीपोजिशन आया। आप ये ना समझे कि एक ही सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन आ गए, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, प्रीपोजिशन कितने भी आ सकते हैं। जितना बड़ा आपका सेंटेंस होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड होगा, जैसे भी बढ़ जाएगा तो उतने ही प्रीपोजिशन आ सकते हैं, जैसी जैसी कंडीशन आएंगे। तो अब हम इनके एग्जाम्पल दोनों के लिख लेते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इनका हम लेते हैं एग्जाम्पल, देयर इज एन ओल्ड ट्री ऑफ नीम इन राम्स हाउस। समझ लीजिए आप,
इन राम साहब, राम के घर में पुराना नीम का वृक्ष है, इन आया है, पेड़ है, एक दायरे के अंदर है, स्थिर है। इनटू का एग्जाम्पल है जैसे आप सम नॉटी बॉयज, some naughty boys jump into the river from the bridge। ये आप नोट कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो इनटू का प्रयोग आपने देखा कि जब गति करके आप चाहे कमरे में अंदर आ रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं, इन अंदर का संकेत हो गया, टू गति का हो गया, इनटू गति के साथ अंदर आना। तो अब आपने देख लिया एट प्रीपोजिशन का प्रयोग, आपने देख लिया, आपने फ्रॉम का देख लिया, अपॉन का, इनका, इनटू का। ये इंपॉर्टेंट हमने 5 प्रीपोजिशन किए हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रीपोजिशन 36 हैं। 36 प्रीपोजिशन के सबके अपने अलग अलग रूल और रेगुलेशन हैं, उन सबको हमें पढ़ना है। ये पूरा एक दायरा है प्रीपोजिशन का 36 का। हम इन 36 प्रीपोजिशन को पढ़ लें तो हमें फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखें या करें, एक साथ हम सब प्रीपोजिशन को पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी क्लास हो, सबके लिए हमारे ये एनफ है। तो आज हम स्टूडेंट बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप देखना हम इसके बाद और इम्पोर्टेंट है बिटवीन, एमोंग, इन फ्रंट ऑफ, जो पेयर में आने वाले होते, जैसे इन टू पेयर थे, ऐसे बिटवीन, एमोंग पेयर में आएंगे कि बिटवीन कब होगा, एमोंग कब होगा, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कब होगा, बिफोर का कब होगा, बिहाइंड और आफ्टर एक पेयर है। तो ये सब जोड़ा में है, तो इनमें कन्फ्यूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, आप नोट करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।